नमस्कार। कक्षा 9 में आज हम नई इकाई शुरू करते हैं जिसका नाम है निर्भय बनो। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921 और निधन सन 1977 ईस्वी सन। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर जो अभी नेपाल में है तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला अंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले से एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित ही हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की मुखरता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक सकें। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला अंचल, पर्दी परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास तथा दूसरी, ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। ये अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। शुरू करते हैं। इसमें जो पात्र है प्रियोदा, वहाँ से उसका प्रारंभ होता है। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उनको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कौन? तो ये प्रियोदा और उसके जो भी साथी मित्र हैं वो सब हर रविवार को जो उनके गांव में सन्यासी आश्रम है उसके लिए मुठिया वसूलना, मतलब एक एक मुट्ठी अनाज जो है घर घर जाकर एकत्रित करते हैं और इस आश्रम में दे आते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। वो कभी ये कार्य जो है अकेला करता है तो कभी अपने मित्रों के साथ रहकर। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपने टोले के साथ उसके घर हाजिर। मतलब ऐसा सेवाभावी लड़का है कि स्कूल का कोई छात्र या स्कूल का कोई शिक्षक जो है बीमार पड़ता है तो उनकी सेवा के लिए प्रियोदा और उसके मित्र जो है वो उनके घर पर हाजिर हो जाते हैं। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, जो बीमार व्यक्ति है वो अच्छी तरह से तंदुरुस्त न हो जाए, तब तक उसके घर रहकर उसकी सेवा करते हैं। उनका दल सेवा में जुटा रहता है, मतलब उनके साथ ही सभी सेवा करते रहते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। ये उनके साथी मित्रों का नाम है। रोबी और कालू उनके दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। ये जो रोबी और कालू हैं उन्होंने मनमोहन को भी अपने जो मित्र मंडल हैं उसमें वो शामिल करते हैं।
हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। मतलब शनिवार का जब दिन होता है उस शनिवार की शाम को परमान के उस पार, मतलब नदी का नाम है परमान, उसके सामने वाले किनारे पर बालूचर यानी रेत वाला जो हिस्सा होता है किनारे पर, यहाँ पर ये सारे सदस्य मतलब मित्र जो हैं वो स्कूल की छुट्टी के बाद, मतलब स्कूल से जब उनका समय समाप्त हो जाता है उसके बाद वहाँ पर जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। मतलब यहाँ पर बालूचर में खेल कूद चलता है, गाना बजाना चलता है और जो भी जनरल नॉलेज है दुनिया भर का वो सब एक दूसरे को बताते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, दूसरे दिन रविवार को क्या करना है वो सब प्रोग्राम जो है यहाँ पर तय होता है। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, मतलब रविवार को इन लोगों का मुठिया वसूलने का कार्यक्रम होता है, तो कौन व्यक्ति जो है वो किस मोहल्ले में मुठिया वसूलने के लिए जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा, मतलब अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा के लिए कौन जाएगा ये भी यहाँ पर तय होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा ये मोना यानी मनमोहन का परिचय उस दिन वहाँ पर उनकी मित्र मंडली में जो कालू नाम का लड़का होता है वो कराता है और कहता है कि प्रियोदा जो है वो इस मंडल का समूह का मुखिया है, लड़का है फिर भी वो इसका मुखिया है और अपने मित्र मंडली का वो जितने भी सभ्य हैं उनसे मनमोहन का परिचय देता है। खूब तेज लड़का है, मतलब ये मोना यानी कि मनमोहन जो है खूब तेज यानी कि होशियार लड़का है। क्लब का सदस्य होना चाहता है, मतलब क्लब यानी इनका मित्र मंडल गुट का सभ्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मतलब प्रियोदा जो है वो मनमोहन का जनरल नॉलेज कितना है ये जानकारी के लिए मनमोहन से पूछता है कि तुम अगर हमारी मंडली में शामिल होना चाहते हो तो भारतवर्ष यानी पूरे भारत में एक ऐसा व्यक्ति हो चुका है जिसका नाम तुम्हें बताना है, लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं, समझते हैं। मनमोहन बताता है महात्मा गांधी। ठीक है, मतलब सही है। तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा दूसरा प्रश्न पूछता है मनमोहन से कि तुम पढ़ाई लिखाई के बाद आगे क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, मतलब जोर जोर से सभी बच्चे हंसते हैं, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। प्रियोदा को हंसी नहीं आई, वो गंभीर रहा। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मतलब कोई बीमार हुआ तो उसकी सेवा कैसे की जाती है, तुम्हें आता है? मनमोहन बोलता है सीख लेंगे, आती तो नहीं है पर सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, एक प्रकार की डायरिया की बीमारी है, अगर इस प्रकार की बीमारी से कोई ग्रसित हो तो क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। मतलब मनमोहन कुछ बोलता नहीं, वो डर इस बीमारी से खुद डरता है, इसलिए वो चुप रहता है। गाना जानते हो? मनमोहन को फिर सवाल पूछा जाता है प्रियोदा के द्वारा कि तुम्हें गाना आता है? जी, मनमोहन जवाब देता है कि हाँ। फिर प्रियोदा आगे प्रश्न पूछता है कि तैरना, मतलब नदी या तालाब में तैरना जानते हो? प्रियोदा बोलता है जी नहीं, मतलब मुझे तैरना आता नहीं है। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मतलब सूरज जो है जिसका पूरा नाम है सूर्यनारायण,
प्रियोदा उसे ये जवाबदारी सौंपता है कि इसे तैरना नहीं आता। तो सूर्य नारायण यानी कि सूरज जवाब देता है, सीख जाएगा, मतलब इसे सिखा देंगे, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। इसी तरह से सीखा जाता है। ज़बरदस्ती से किसी को अगर फेंक दिया जाए तो हाथ पैर हिलाना अपने जीव बचाने के लिए शुरू कर देता है, और इसी तरह से वो भी सीख जाता है, सीख जाएगा। सभी हंसे, मतलब सूरज की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, मतलब वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, खाते पीते घर का होगा, इसलिए शरीर से हृष्ट पुष्ट है। रोज 100 दंड बैठक करता है। दंड बैठक मतलब बैठना खड़े होना, बैठना खड़े होना, दंड बैठक कहा जाता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, मतलब उसके जो भी मित्र हैं सूर्य नारायण को सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्य को तैरना सिखाना उसी का काम है। मतलब ये जो सूर्य नारायण है उसकी जिम्मेवारी ये है कि जितने भी मित्र हैं सबको तैरना वो सिखाता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। शनिवार को जब मित्र एकत्रित हुए थे तो प्रियोदा के पास मोना को गीत गवाया जाए, इच्छा प्रकट करते हैं कि इससे गाना सुनना है। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। मतलब उसको पहले शर्म आती, पर प्रियोदा ने उसको कहा, इसलिए गला जो है साफ करके गाना जो है शुरू कर देता है। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। ये यहाँ बिहार का देसी यानी कि लोकगीत है। तो यही लोकगीत जो है मनमोहन गाना शुरू कर देता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, मतलब तुम अच्छा गाते हो, स्वर यानी कंठ तुम्हारा अच्छा है। कालू तुम प्रभात फेरी वाले गाने, दोनों गाने गीत मोना को सिखा देना। मतलब कालू को फिर जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि प्रभात फेरी में यानी सुबह सुबह में गाना गाते वक्त हर एक घर से अनाज एकत्रित किया जाता है, उसको प्रभात फेरी कहा जाता है। तो ये दोनों गाने जो है गीत जो है मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब शाम होने लगी थी, सूरज जो है पश्चिम की ओर झुक गया था। बालूचर पर लाली उतर आई, मतलब रेत का भाग जो है लाल दिखने लगा था। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। नदी के पानी के तट पर जो सूर्यास्त हो रहा था उसी की अंतिम किरण जो है वहाँ पर झील मिलाई दिखने को लगी। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे, मतलब जो पक्षी थे वो पक्षी झुंड बनाकर आसपास में बांस का वन होगा उस तरफ वो लौटने लगते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, मतलब ये जो मित्र थे वो भी एक कतार बनाकर वापस लौटते हैं। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबन की दिन पैया हरब भोला गरीब के दिन। मतलब गाड़ी वाला जो है एकदम तल्लीन होकर ये गाना गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज जो है गाना सुनता है तो उसी सुर में वो भी गाना शुरू कर देता है। एकटा ले जा एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेद काल लोटा ले लक्ष्य। मतलब वहाँ का लोक बोली का ये गाना है। कृत्यानंद जाने कहा विद्यापति की लाचारी, मतलब इस प्रकार की मजाक की है कि अगर ये गाना गाएगा तो विद्यापति क्या करेगा, ऐसा लाचारी लाचारी ठट्ठा है, मतलब सब हंसते हैं। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब गोली की आवाज़ आती है। एक पखेरु बालूचर पर गिरकर छटपटाने लगा, मतलब रेत के भाग पर एक पक्षी जो है घायल होकर तड़फड़ने लगता है।
फड़फड़ाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मतलब दूसरा पक्षी जो होगा वो बहुत देर तक उसके पास बैठकर रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्धनुमिली आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मतलब एक मैला मटमैला आदमी जो है वो दौड़ता हुआ आता है और मरी हुई चिड़िया को पकड़कर ज़ोर से चिल्लाता है कि आपका जो शिकार था वो मुझे मिल गया है। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। मतलब इब्राहिम जो है इसके बारे में परिचय देते हुए कहता है कि ये जो व्यक्ति है वो सब डिप्टी साहब का, मतलब डेप्यूटी कलेक्टर का ये व्यक्ति है। साला भारी खचड़ा है, मतलब बहुत ही ख़राब है। प्रियोदा के मुंह में अचानक निकला होल्ड। मतलब प्रियोदा जो है अचानक ही इब्राहिम को बोलता है कि होल्ड, मतलब गाली मत बोल। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इब्राहिम को पता चल जाता है कि भाई इस दल में गाली गलौज मना है, फिर भी इब्राहिम बोल चुका है, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास होता है। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। मतलब उनके मित्र मंडल का ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति गाली गलौज या अपशब्द नहीं निकालेगा, नहीं बोलेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। मतलब वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। बात यह है कि साले ने, मतलब फिर से वो शुरू करता है, सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। मतलब वो स्ट्रिक्टली वार्निंग देता है कि तुम 8वीं गलती कर रहे हो, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब 10 गलती तक माफ़ है, 10वीं गलती हो जाएगी तो तुम्हें दल से निकाला जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है? मतलब वो कहता है कि ये तो सरकार ही है, कोई सामान्य तो है नहीं, उसे गाली देने में क्या तकलीफ है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मतलब तुम गाली बोलोगे तो तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर वे जो गाली देते हैं, मतलब सरकारी लोग भी गाली तो देते हैं। इसके बारे में इब्राहिम प्रियोदा से कहता है कि वो भी गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। मतलब खाली सरकारी लोग ही नहीं, बहुत लोग भी गाली देते हैं। मतलब इनको देख देख कर हमें भी गाली देना ये उचित नहीं है, प्रियोदा का ऐसा कहना है। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। मित्र का एक सदस्य कहता है कि प्रियोदा तुम इब्राहिम को नहीं समझा सकोगे, वह महीन बातें देरी से बुझता है। मतलब सामान्य बात भी वो देर से समझ सकता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। मतलब एक व्यक्ति जो है जिम्मेवारी लेता है कि तुम्हें अगर इस कमेटी में, अगर इस दल में रहना है तो क्लब का जो नियम है उसे भी तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स मानना पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। मतलब इस दल का नियम यह था कि कोई भी व्यक्ति बातचीत के दौरान भी अपशब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, मतलब तुम्हें पता है ना, बस बात खत्म। यहीं पर वो लोग बात खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हम भी इस पीरियड को पूरा करते हैं। बाकी की स्टोरी अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।